नमस्कार दोस्तों। कहानियों का कलरव में आज की कहानी है इस जहां में हम। कहानीकार हैं अल्पना मिश्र। तो चलिए सुनते हैं। कल ही दफ्तर में यह सर्कुलर घूमा है कि किन किन कर्मचारियों को कंप्यूटर लर्निंग प्रोग्राम के लिए जाना है। कुल 5 लोग तो कल ही जाएंगे, फिर 5 लोग एक हफ्ते बाद। जो छूट जाएगा वह अगले हफ्ते बाद जाएगा, पर जाना तो पड़ेगा सबको। इसी महीने बचा नहीं जा सकता। सबको कंप्यूटर लिटरेट होना है। इस ज़माने में कलम घिसते रहने से काम नहीं चलेगा। मेरा नाम कल से ही जाने वालों में है। वहाँ तमाम बैंकों की शाखाओं से भी लोग आएंगे। 25-30 तो हो ही जाएंगे। एक हफ्ते का कोर्स है और एक हफ्ते बाद वाले बैच में मैं नहीं जा सकती। तब तक बच्चों के स्कूल टेस्ट शुरू हो जाएंगे। एक हफ्ता भी कैसे चलेगा? घर से काश कोई आ जाता। कौन आ जाता? मेरी माँ। और कौन? माँ से अब नहीं होता। बड़ी बहनों की मदद कर करके मेरे वक्त तक ऐसे पहुँची हैं कि देह और मन अलग अलग हो गए हैं। मन जो चाहता है देह करने को तैयार नहीं होती। देह जहाँ पड़े रहने में सुखी है, मन उसे मान लेने को तैयार नहीं। भला मैं कैसे जाऊँ इस ट्रेनिंग के लिए? नहीं, मैं नहीं जा पाऊँगी। सब लोग ट्रेनिंग कर लेंगे, कंप्यूटर लिटरेट कहलाएंगे। मैं नहीं कर पाऊँगी, ऐसे ही रह जाऊँगी। फिर किसी ऐसी जगह मेरा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जहाँ अब तक कंप्यूटर नहीं पहुँचा है, जैसे कि गांव देहात में। फिर मेरे बच्चों की पढ़ाई पर बनाएगी। फिर मेरे बच्चों के भविष्य और मेरी नौकरी में मुठभेड़ होगी। फिर मेरे सामने नौकरी छोड़ देने का विकल्प प्रकट होगा। फिर कहने वाले कहेंगे औरतों के वश की नहीं नौकरी, करने चली आती हैं। फिर मेरे पति की तनख्वाह बच्चों की बड़ी पढ़ाई के लिए नाकाफ़ी हो जाएगी। मुझे फिर से नौकरी खोजनी पड़ेगी। मिलेगी क्या फिर से नौकरी? जब मन चाहे तब नौकरी, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब नौकरी। नौकरी में मैं कहाँ हूँ? मेरे लिए नहीं है नौकरी। मेरी नौकरी दूसरों के हिसाब से होनी चाहिए। मेरे हिसाब से क्या होना है? एक सुबह 8 बजे निकलना पड़ेगा। जगह दूर है। लौटते हुए भी ऐसा ही कुछ समय हो जाएगा। कहने वाले कह रहे हैं कि 9 से 5 का दफ्तर तो है ही है। 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद। और सही। क्या कहने वालों की बात है, औरतों की नहीं। औरतें कुछ कहेंगी तो कहने वाले कहेंगे कि देखो, ये लोग नौकरी तो करना नहीं चाहती हैं कि बस पैसे मिलते रहें, बैठे ठाले साज श्रृंगार को पैसे आते रहें। अब उनके मुंह कौन लगे कि कामकाजी औरतों के पास पैसा हो तो साज श्रृंगार के लिए वक्त नहीं होता, और जो वक्त निकालने की कोशिश करें तो दूसरी तमाम ज़रूरतें पहले खड़ी हो जाती हैं। हाँ, फिर भी रोज़ बाहर निकलना है तो ढंग के कपड़े लत्ते चाहिए ही। अब कहने वाले चाहे तो इसे साज श्रृंगार कह लें, चाहे तो नाज नखरे, चाहे उन औरतों के प्रति दया से भर उठें जो दफ्तर आते ही घर की परेशानियां गिनाने लगती हैं, या यह बता डालती हैं कि आते आते इतनी हड़बड़ी रही कि ना अपना नाश्ता हो पाया ना अपनी टिफ़िन रख पाई। आते आते रोटी के जो 2 निवाले तोड़े थे, एक घर पर ही छूट गया और एक पेट में घूम रहा है, उस दूसरे निवाले की याद दिलाता हुआ। या कि कोई यह न बताए कि क्यों कर पाउडर ज़्यादा पुत गया आज, या कि ऊपर ऊपर वाले बालों में कंघी फिराकर चले आए थे। अपने केबिन में घुसते ही जरा सा वक्त जो मिला, बाल खोलकर कंघी करने लगे और करुणा निधानों की दया के बजाय उपहास के पात्र बन गए। क्या ये लोग नहीं करते अपने को ठीक ठाक? वर्मा जी तो स्कूटर से उतरते ही हेलमेट उतारा नहीं कि रोड साइड पर ही बाल बनाने लगते हैं। फिर मूंछों को ठीक करते हैं, फिर आंखों का गंदा साफ करते हैं। 2 बार आंख खोल बंद करके देखते हैं कि कीचड़ साफ आंखों से अब दुरुस्त तो दिख रहा है। फिर शर्ट झाड़ते हैं मानो कुछ चिपका हो। तब कहीं पूरे आत्मविश्वास से दफ्तर में घुसते हैं। यही सब कोई महिला स्कूटर से उतरकर करे तो? यही तो मैं वर्मा जी से पूछना चाहती हूँ। स्कूटर मेरे सामने आ गया है और मैंने अपने नाम के सामने हस्ताक्षर करके हाँ लिख दिया है। तय लर्निंग सेंटर बहुत दूर है। 5 लोगों ने एक साथ निकलना तय किया है।
पांचों लोगों के घर 5 दिशाओं में हैं। नौटियाल जी के पास मारुति कार है। हालांकि उनका घर कोई सेंटर में नहीं है, पर ऐसी जगह है कि पहुंचना आसान है। सीधा सा रास्ता है। 4 पुरुषों में अकेली मैं ही महिला हूँ। दफ्तर में 2 और भी महिलाएं हैं मेरे अलावा, कीर्ति दीदी और सुमेधा। कीर्ति दीदी मुझसे बहुत सीनियर हैं, सभी की दीदी ही हैं। नए आए दसवाल साहब ज़रूर उन्हें मैडम कहते हैं। किसी को कोई आपत्ति नहीं है। कीर्ति दीदी हफ्ते भर बाद जाएंगी। उनकी बेटी दामाद आए हुए हैं। सुमेधा अक्सर ही बीमार रहती है मुझसे छोटी, पर जाने कौन रोग उसे भीतर ही भीतर कमज़ोर किए रहता है। उसका भी आज जाने में नाम था। उसने तुरंत छुट्टी ले ली। उसी की जगह मिस्टर सती तुरंत चल पड़े हैं। मिस्टर सती तुरंत चल पड़ सकते हैं, सुमेधा तुरंत नहीं चल पड़ सकती। सबके कहने से पहले ही नौटियाल जी ने कहा था कि उन्हें तो जाना ही है वहाँ तक। फिर चाहे गाड़ी में अकेले वे बैठे रहें, चाहे 4 लोग और, पेट्रोल तो उतना ही लगेगा। हफ्ते भर की सब बात है। उनके इस तर्क से सब खुश हो गए। इसी तर्क पर न्यौछावर होकर वर्मा जी ने तुरंत सबको चाय पिलवाई। 8 बजे घर से निकलो तो 7:15 8:20 तक नौटियाल जी के यहाँ पहुँच जाओ। फिर वहाँ से 15 किलोमीटर दूर बीच में रायपुर गांव की टूटी फूटी सड़क पार करते अपने गंतव्य तक पहुँचना है। मेरी अपनी स्कूटी पर ऐसा सफ़र तय तो किया जा सकता था, पर सब कह रहे थे कि बगड़वाल मैम हमारे साथ ही चलिए। फिर ये लोग कलीग हैं हमारे, सुख दुख के मित्र बंधु यही हैं। आखिर इनके साथ चलने में कैसा संकोच, पर संकोच तो है भाई। मन में ना जाने कैसा कैसा डर सा है। मुझे कार में आगे की सीट पर सादर बैठाया गया है। हालांकि मैं थोड़ा घबरा रही थी, पर आगे की सीट पर अकेले सादर बैठा दिए जाने से अब पहले से बेहतर लग रहा है। ड्राइवर की सीट पर स्वयं नौटियाल जी बैठे हैं। पीछे तीनों कलीग हैं। तीनों ही मुझसे सीनियर हैं। अगर इनमें से कोई आकर धप्प से आगे बैठ जाता तो मुझे पीछे ही बैठना पड़ता, जैसा कि 1 मिनट को मुझे लगा भी था। जैसे ही नौटियाल जी ने गाड़ी निकाली, वर्मा जी दौड़कर आगे बैठ गए। मैं कहनों को भी थी कि वर्मा जी कृपया पीछे बैठने का कष्ट आज उठाएं, पर मुझसे पहले ही बाकी दोनों तड़प उठे। वर्मा जी, आपके लिए यहाँ हम इंतज़ार कर रहे हैं। पर वर्मा जी सबसे सीनियर, सुनकर अनसुना कर गए। तब नौटियाल जी को आगे बढ़ना पड़ा। वे गाड़ी से उतर गए। ऐसा है कि आज बैठने की सबकी जगह तय कर दी जाए तो रोज़ परेशानी नहीं होगी। ऐसा कहकर वे सबकी जगह बताने लगे, जिसमें वर्मा जी की जगह पीछे ही आनी थी। मैडम चूँकि हमारे साथ जा रही हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि उन्हें आदर के साथ ले चलें। इतना कहकर पूरी गंभीरता से नौटियाल जी ने वर्मा जी को पीछे बैठा दिया। वर्मा जी पीछे तो बैठ गए, पर भुनभुनाए। उनकी भुनभुनाहट सबने सुनी और सबने अनसुनी कर दी। मैंने भी दिखाया कि मैंने अनसुना कर दिया है। अगर ना दिखाऊं तो मिस्टर सती सहानुभूति से पूरे दिन के लिए चिपक जाएंगे। लगेगा कि आज पूरे दिन वे चाहे जैसे भी इस भुनभुनाहट से उपजे मेरे दिल के दर्द को धोकर ही रहेंगे। उनकी जिस भुनभुनाहट को किसी ने नहीं सुना था या सुनकर जताया था कि नहीं सुना है, उस भुनभुनाहट के स्पष्ट शब्द थे। नौकरी करेंगी साथ में, जाएंगी साथ में, पैसा लेंगी बराबर का और साथ बैठने में सती सावित्री बनने लगेंगी। या फिर नौकरी क्यों कर रही हैं? इतने नखरे हैं तो घर बैठे। वैसे मिस्टर सती भी पीठ पीछे यही कहते हैं कि महिलाओं को नौकरी करना मुसीबत है। इतना ख्याल रखना पड़ता है। इनके सामने बात तक खुलकर नहीं कर सकते। पहले एक थी तो पता नहीं चलता था, अब 3 हैं तो लगता है पूरे दफ्तर पर छाई हुई हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी कुछ नहीं कहते, हमारे होने से ही सब असहज होते हैं। जैसे कि कितना भी कहो कि जो बात कर रहे थे करते रहें, पर नहीं, हमें देखते ही उनकी बातें रुक जाती हैं। हम कहाँ उनकी शिकायत कर देंगे कि ये बातें करते हैं कि हमारी शिकायत करने से उन्हें फांसी लग जाएगी। मैडम का तो ख्याल रख कर बोलो। मुझे पिछली सीट से मिस्टर सती की आवाज़ सुनाई दी। अरे नहीं नहीं, आप लोग बातें करें। अनायासी मैंने कहा। मैडम आप समझती नहीं, ये साला बातें करते करते नॉनवेज बातों पर उतर आता है, इसीलिए मैंने पहले ही चेता दिया। ओह, मैं शर्मिंदा हुई अपनी उपस्थिति के कारण। ऐसी उपस्थिति जिससे वे लोग अपनी बातें नहीं कर पा रहे थे।
सहज सामान्य बातें क्यों नहीं कर सकते ये लोग? ऐसी बातें जिसमें मेरी उपस्थिति से बाधा ना आए, ऐसी बातें जिसमें मैं भी शामिल हो सकूं, या कि सिर्फ मुझे यह जताने के लिए कहा है सती जी ने कि मैं किस कदर अनावश्यक बोझ हूं उन पर। न जाने कौन सी बात इस बीच उनमें जोर जोर से चल पड़ी थी और मैं पता नहीं उसमें से कब खिसक कर पुरानी धुरानी बातें सोचने लगी थी। इस पहले दिन तो मैं जैसे तैसे झोंके में निकाल आई थी। पड़ोसी को खूब खूब सहेज दिया था कि बच्चों के स्कूल से आने के समय जरा ध्यान रखें। चावल दाल बनाकर रख दिया था। काम वाले को बहुत कहा था कि शाम के बर्तन ज़रूर मांज आए। बच्चों के स्कूल बैग में रात को ही घर की एक चाबी रख दी थी। तक बच्चे स्कूल से घर पहुंचेंगे मैं फ़ोन कर लूँगी। आजकल फ़ोन हर ऑफिस में है। कल ऑफिस से घर पहुंचने पर तमाम आवश्यक कामों में से यह भी किया था कि पास की एक एसटीडी दुकान से मिस्टर बगड़वाल यानी अपने पति को बड़ौदा फ़ोन करके सूचित किया। यही इसी कंप्यूटर कोर्स के बारे में। घर वाले लैंडलाइन फ़ोन में एसटीडी नहीं है। हर्ष बढ़ जाने के डर से मिस्टर बगड़वाल ने मना कर दिया था। उससे भी ज़्यादा बात यह थी कि मुझे एसटीडी की ज़रूरत ही क्या पड़नी थी। एक मिस्टर बगड़वाल को ही बड़ौदा फ़ोन करना होता था, वह भी इतना कम, महीने में एक बार, या शायद वह भी नहीं। ज़रूरत ही नहीं थी, वही फ़ोन करते रहते थे। इस तरह घर के बजट पर उनका ध्यान बना रहता था। दूसरे शब्दों में ध्यान को नियंत्रण कहा जा सकता था। घर खर्च नोट करने वाली डायरी का वे बराबर निरीक्षण करते और भर जाने पर हमेशा वे ही दूसरी लाकर रखते। उनका स्पष्ट निर्देश था कि छोटे से छोटा खर्च भी डायरी में नोट किया जाए। आलू, प्याज, टमाटर, आटा, दाल, दर्जी, रिक्शे का किराया, बच्चों की पेंसिल, रबड़ वगैरह। कभी कभी मैं इतनी थकी होती थी कि दिन भर के छोटे खर्च ब्यौरेवार लिखने में झुंझलाहट होती। मैं कुछ इस तरह लिखती जैसे 100 धनिया, प्याज, टमाटर, चीनी, रिक्शे का किराया, बंटू की भूगोल फाइल आदि। इस तरह लिखते समय भी मैं जान रही होती कि इस पर मुझे डांट पड़ जाएगी। इस खर्च डायरी में लिखे हिसाब से मेरे हिस्से की डांट बड़ौदा में रुकी पड़ी है। बस इसी महीने की किसी तारीख को मेरे ऊपर बरसने को आने वाली है। फिर भी मैं उन्नीदी सी हाथ की या दिमाग की मेहनत बचा कर लिखती। 100 बेसन, पिसा धनिया, पेट्रोल, पेंसिल आदि। या कुछ स्पष्ट नहीं होता। इसमें पता भी नहीं चलता कि कौन सी चीज़ कितने की थी और कौन सी चीज़ मात्रा में क्या थी। 100 में से 2-4 रुपये बचे भी हो सकते थे, पर बड़ौदा में रुकी पड़ी डांट के डर से भी अक्सर ऐसा ही घसीटा डालती। मुझे सचमुच माफ़ करें, क्योंकि मैं खुद ही 2-4 रोज़ के बाद भूल जाती थी कि कौन सी चीज़ कितने की कितनी थी। मैं परेशान हूँ, हैरान हूँ, थकी हूँ। जिस पर यह नामुराद डायरी। मैं कुछ गलत खर्च करती हूँ, इतने के लिए अविश्वसनीय कैसे हो जाती हूँ। खैर, तो इस कंप्यूटर कोर्स के बारे में सुनकर वे बच्चों के लिए चिंतित हो गए। दूर हैं, शनिवार से पहले आ भी नहीं पाएंगे। कहने लगे छोड़ो ये कोर्स। पर जब उन्हें मैंने ट्रांसफ़र वाली बात जताई तो वह उनकी भी चिंता बन गई। कहने लगे ठीक है, किसी तरह कर ही डालो, हफ्ता दिन निकल ही जाएगा। आपका प्रमोशन तो ड्यू है मैम। हाँ देखिए, अचानक ही अपनी चिंताओं में से निकलकर मैंने कहा। देखिए क्या, सबका आ रहा है तो आपका भी आएगा ही। प्रमोशन होगा तो ट्रांसफ़र भी होगा, तैयार रहिए मैडम, नौटियाल ने कहा। ट्रांसफ़र से ही बचने के लिए तो अरे तो कौन सा देहात जाना है, अब तो आप कंप्यूटर लिटरेट हो जाएंगी। यहीं कहीं होगा, हरिद्वार, ऋषिकेश, सहारनपुर तक तो, या ज़्यादा से ज़्यादा कोटद्वार तक डेली अप डाउन कर लीजिएगा। हम आपको एक तरीका बताते हैं अभी। ये सती जी थे। जी, मैंने तरीके की बात सुनकर निराश होकर कहा। सती जी तरीका बताएं और आप मान लें, ऐसे तरीके वे बता ही नहीं पाते। मसलन आपको अधिक दिन छुट्टी लेने की चिंता खाई जा रही है तो सती जी के तरीके से पूछिए। वे कहेंगे आप तो महिला हैं, आपको काहे की चिंता, सरकार ने महिलाओं को विशेष छुट्टी दी है। 1-2 मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दीजिए, अबॉर्शन का 100 रुपये में बन जाता है। जाइए 1.25 महीने की छुट्टी लेके मौज करिए। बस कट कर रह जाइए आप। और अगर माने
तो जाइए सर्टिफिकेट बनवा लाइए। प्रमोशन चाहिए तो भाई ट्रांसफ़र तो झेलना होगा। यह भुनभुनाहट इस बार पूरी स्पष्टता और निरपेक्षता से बताई गई है, इस तरह कि भाई हमने आपसे थोड़े न कहा था, और जो सुन ली है तो समझ भी लीजिए। हर जगह सुविधा चाहिए इन लोगों को, प्रमोशन भी चाहिए, सुविधा भी चाहिए। ये भुनभुनाहट है या कौन मुंह लगे इन सब के? आखिर क्या हम जैसे भी हाल में कंप्यूटर सीखने नहीं चल पड़े हैं? और क्या कीर्ति दीदी ने इस उम्र में भी सर्कुलर पर हस्ताक्षर करके हाँ नहीं लिखा है? पर कौन कहे और क्यों कहे? लंच टाइम में मैं दौड़ी हूँ फ़ोन की तरफ, सिर्फ मैं दौड़ी हूँ। हैरानी है कि और कोई नहीं दौड़ा है। वर्मा जी टहलते हुए किसी से अपने मोबाइल पर बात कर रहे हैं। नौटियाल जी ने भी एक तरफ खड़े होकर अपना सेल फोन निकाला है। सती जी के पास इससे पहले मैंने मोबाइल नहीं देखा था। वे भी आज अपना सेल लिए इधर उधर डोल रहे हैं। हमारे साथ आए चौथे सज्जन निर्मल जी भी अपने सेल से मुक्त नहीं हैं। वैसे तो वे कम बोलते हैं, पर मोबाइल पर जाने कितनी देर तक बतियाते रहते हैं, जैसे कि मोबाइल में इनकी जान रहती हो। कहते हैं कि उनका कुछ चल रहा है, इश्क विश्क जैसा। ठीक ठीक मुझे नहीं मालूम। उड़ती उड़ती सी बात मैं भी कह रही हूँ। दूसरे तमाम लोग भी मोबाइल लिए हुए घूम रहे हैं। केवल मैं फ़ोन का चोंगा उठाए उसे बार बार कान पर लगाकर रखकर उठाकर देख रही हूँ कि आखिर मेरे ही वक्त इसे काम नहीं करना था। आप मेरे मोबाइल से बात कर लीजिए। पीछे सती जी मुस्कुराते हुए खड़े थे। क्या तो नहीं चल रहा है? कह रहे हैं कि कल रात कोई केबल चुरा ले गया है। अच्छा, अब मैं क्या कहूँ? मन हो रहा है कि सती जी का फ़ोन सचमुच लेकर बात कर लूँ। बच्चों से बात करना होगा। नौटियाल जी भी चले आए। सबकी दया की पात्र हूँ मैं इस समय। आप एक सेल फोन क्यों नहीं ले लेती? बिना भुनभुनाए कहा, एकदम साफ। बहुत दिन से सोच रही हूँ। सोचने नहीं करने की बात है मैडम। आजकल तो 1000-1200 में भी हेडसेट मिल जा रहे हैं। ले डालिए। औरतें निर्णय नहीं ले सकती, फिर रोती हैं। बात के वाक्य वर्मा जी ने उसी पुराने अंदाज में कहा, कुछ निरपेक्ष और कुछ स्पष्ट। मुझे सचमुच बुरा लगा है। वर्मा जी की बिन मांगी सलाह से भी ज़्यादा उनके निरपेक्ष किंतु स्पष्ट वाक्य से धक्का लगा है। बोलो मैडम, घर का नंबर बोलो। सती जी ने अधिकारपूर्वक कहा है। मेरे पास केवल 2 विकल्प हैं, सती जी या नौटियाल जी। वर्मा जी से कहना कितना ठीक होगा। और वे चौथे निर्मल जी सबसे दूर अपने में खोए हैं। वर्मा जी अपना फ़ोन दीजिए, ज़रा बच्चों से बात करना है। पता नहीं कैसे अचानक मैंने दोनों विकल्प ठुकरा दिए हैं। वर्मा जी ने चुपचाप फ़ोन आगे कर दिया है। न जाने इसी क्षण मैंने और भी क्या सोचा। घर आकर घर और बच्चों में कुछ देर लगी रही, फिर थोड़ी देर सांस लेकर उठी। बड़ी बिटिया को साथ लिया, स्कूटी निकाली। अगले कुछ ही मिनटों में एसबीआई एटीएम के आगे पहुंच गई। शाम के 8 बज रहे थे। क्या एकदम मज़ेदार, सुंदर और अजीब बात है कि अब हमारे हाथ में एक मोबाइल है, बिल्कुल अपना। बच्चे ऐसे आह्लादित हैं कि उसके बटन दबा दबा कर सब जान समझ लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल अभी। बड़ी बेटी तो इतनी खुश है कि रह रह कर मेरे गले लग जाती है। माँ, आप ग्रेट हैं, उसने पूरे मन से कहा है। मुझे अधिक समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ कॉल कैसे रिसीव करेंगे और घर बात करनी हो तो क्या करेंगे, इतना ही सीख पाई हूँ। अब मेरे बच्चे जब चाहें मुझे आवाज़ दे सकते हैं। मैं जब चाहूँ उनका हाल पूछ सकती हूँ। मैं विज्ञान के इस आविष्कार पर आज न्यौछावर हूँ। मेरे पास एक सेल फोन है, मेरा, बिल्कुल मेरा। बच्चों को एक नंबर याद हो गया है, नौटियाल जी, सती जी, वर्मा जी से अलग उनकी माँ का फ़ोन नंबर। इस सब में हमें इतनी देर हो गई कि पास की एसटीडी पर रात के 10 बजे जाकर मिस्टर बगड़वाल को उनके मोबाइल पर बताया है कि एक नंबर लिखिए, मेरा सेल नंबर। हड़बड़ी में यह समझ में नहीं आया कि अपने मोबाइल से कॉल करके उन्हें बताऊं। उन्होंने कहा, क्या बेवकूफ़ी है, इस खर्चे की क्या ज़रूरत थी। फिर मैंने आज की सारी परेशानी बताई कि कैसे मैं बच्चों से बात नहीं कर सकी। वे बिना पूरी बात सुने ही तुनक उठे। कोई दिक्कत होती तो बच्चे नौटियाल जी, वर्मा जी, सती जी में से किसी को फ़ोन करते ही। तुम्हें इन चक्करों में पड़ने की क्या ज़रूरत थी?
मैं अपने उत्साह में फिर भी उन्हें समझाती रही। आखिरकार उन्होंने कहा, अच्छा खरीद ही लिया है तो इधर उधर नंबर मत बांटना, बड़ी पर्सनल चीज़ होती है मोबाइल, कम फ़ोन करना। मैंने उनकी ये बातें मान ली। किसी को भला नंबर देने की ज़रूरत ही क्या है। वैसे भी सोशल दायरे के नाम पर ले दे के यही एक ऑफिस रह जाता है मेरे पास। सुबह फिर से नौटियाल जी के घर अपनी स्कूटी खड़ी करके उनकी गाड़ी में सब चले। बैठने की व्यवस्था पहले दिन जैसी ही। सब लोग चुप थे कि अचानक एक धुन बज उठी। मैं घबरा गई। यह तो मेरे मोबाइल से आई थी। इतनी जल्दी मेरा मोबाइल पकड़ा जाएगा मैंने नहीं सोचा था। किसका बजा? सतीश जी ने पीछे से चिल्लाया। 1 मिनट बाद फिर वही धुन बजी। अब मैं नहीं बच सकती। मेरा है, मैंने कहा और पर्स में से मोबाइल निकाल लिया। आपका मैसेज आया है? इतनी जल्दी कौन मैसेज भेज देगा? या तो जिस कंपनी का कनेक्शन लिया है उसका मैसेज था, वेलकम मैसेज। सतीश जी जोर से हंसे। जरा एक रिंग मारिए, माने ब्लैक कॉल, हमारे पर आपका नंबर आ जाएगा। नौटियाल जी ने खुशी से लगभग चहकते हुए कहा। बधाई मैडम, निर्मल जी बोले। बधाई तो वर्मा जी को दीजिए, पूछते नहीं तो कल या ना खरीदा जाता, मैंने कहा। धन्यवाद, वर्मा जी ने साफ साफ कहा। मैं रिंग मारने में संकोच कर रही हूँ, पर इन्हें नंबर देने में क्या हर्ज। यही तो हारे गाढ़े के मीत हैं, चाहे ये ना माने तब भी हैं। आखिर और कौन होगा हमारे मित्र परिचितों में, यही तो हैं। और जैसे नौटियाल जी ने कहा था मैंने वैसे उन्हें रिंग किया, फिर सती जी को भी किया। हमें सती जी से मिल जाएगा, वर्मा जी ने कहा। जरा अपना मोबाइलवा दिखाइए, निर्मल जी ने चुपचाप कहा। वे पूरब के हैं और खुश होने पर भाषा में अपना नितांत देशी लहजा इस्तेमाल करते हैं। मैंने मोबाइल पीछे कर दिया। ये किया ना साहस का काम मैडम ने। सती जी ने मोबाइल निर्मल जी से झपट लिया। इसमें क्या साहस? कब से तो सोच रही थी। मैंने उनकी बात काट दी। वे थोड़ा खिसियाए। उन्हें मेरे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। अच्छा है, कहकर पीछे से होता हुआ मोबाइल वापस मेरे पास पहुंच गया। तभी मेरा मोबाइल फिर बजा। वर्मा जी ने हल्के से कहा, उठाइएगा नहीं, मैंने अपना नंबर पहुंचाया है। चलिए अब हम आपको प्रमोशन की बधाई नए सेल पर देंगे। बैंक में मैनेजर साहब को भी दे दीजिएगा नंबर, जैसे सूचना आएगी तुरंत कॉल कर देंगे। अरे मैडम, क्या देने जाएंगी? हम में से कोई दे देगा। नहीं, मैं खुद ही बता दूंगी। मैं कुछ तल्ख हो गई। ऐसा भी क्या मोबाइल मोबाइल होना, पर मुझे उन सब का मोबाइल मोबाइल होना अच्छा लग रहा है। इस तरह मोबाइल के इर्द गिर्द बतियाते हुए हम कब लर्निंग सेंटर पहुंच गए पता ही न चला। इससे पहले तक इन लोगों की मोबाइल की बातों पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। कीर्ति दीदी मोबाइल से डरती थी। अपने को पुराने ज़माने का कहकर मोबाइल की बात टाल जाती थी। और सुमेधा के पास एक मोबाइल था जो हमेशा घर पर रहता था। शायद लैंडलाइन फ़ोन की तरह मोबाइल ही था, या शायद मोबाइल पति का था और सुबह शाम सुमेधा उस पर वैकल्पिक रूप से मिल जाती थी। इसे ही वह अपना कहकर बातों बातों में मोबाइल का जिक्र कर लेती थी। खैर, उसके पास था तो सही, घर वाला ही सही, रोज पॉकेट में ना सही, पर्स में ना सही, घर पर ही सही। उसे वह छूना चलाना तो जानती थी। ज़रूरत पड़े तो किसी दिन ला भी सकती थी। मुझसे कुछ बेहतर मानी जाएगी इस मामले में वह। लर्निंग तो सचमुच आज से शुरू हुई मेरी। आज मन लग रहा है, आज कंप्यूटर समझ में आ रहा है। सब एक दूसरे को सिखा भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं। बड़ा कैजुअल सा चल रहा है, सीखना सिखाना। दोस्त हैं सब, मास्टर कोई नहीं, सिखाने वाले कोई 30 मार खाने ही हैं। उन्हें भी कितना आता है। और फिर हमारी ज़रूरत कंप्यूटर ऑपरेट कर लेने भर की है। इतना मुश्किल नहीं है जितना कि सोचा था। सरकारी व्यवस्था है भाई, किसी ने कहा है। जाने कहाँ से बच्चों का हाल जान लेने के उत्साह और चिंता के बीच एक जीवन तरंग चली आई है। कुछ अच्छा और महत्वपूर्ण सा लग रहा है। लग रहा है कुछ पा लिया है, या कि किसी अच्छे एहसास से भर गई हूँ। कुछ समर्थ समर्थ जैसा महसूस कर रही हूँ। कुछ गर्व गर्व जैसा महसूस कर रही हूँ। कुछ भाव भाव जैसा, कुछ अपने बच्चों जैसा चंचल सा, कुछ घर घर जैसा।
कुछ सबकी निकटता जैसा, कुछ अपने होने जैसा। चलो, इस लर्निंग प्रोग्राम का आखिरी दिन आज ख़त्म हुआ। घर पहुंची हूँ तो देख रही हूँ कि मिस्टर बगड़वाल भी बड़ौदा से आ गए हैं। कब पहुँचे? मैंने पूछा और किचन की तरफ लपकी। 2 घंटे पहले आए होंगे, मन ही मन अंदाज लगाया मैंने। मोबाइल पर बता तो सकते थे। खैर, सरप्राइज़ देना चाहते होंगे। उन्होंने मेरी बात का जवाब देने के बजाय मेरा सेलफोन मांगा। मैंने हाथ पोंछकर पर्स से सेलफोन निकाल कर दिया। उन्होंने जिस जिज्ञासा के साथ लिया मुझे अच्छा लगा, पर भीतर ही भीतर थोड़ा डर भी रही हूँ कि कहीं डांटे ना कि कैसा फ़ोन लिया है, घटिया, बेकार। वे फ़ोन को उलट पुलट रिंगटोन बजाकर देखकर फ़ोन बुक चेक करने लगे। फिर वहीं से अजीब सख्त आवाज़ में बोले, ये फ़ोन बुक में इतने नंबर किसके किसके भर लिए हैं? मैं किचन में थी, वहीं से बोली, ऑफिस वालों के हैं। उन्होंने और भी सख्त होकर कहा। मुझे यह अच्छा नहीं लगा। यह भी क्या आपत्ति करने वाली बात है? फ़ोन है तो कुछ एक नंबर भी रहना ही ठीक होगा। अपनी अकल लगाए बिना नहीं रह सकती। मना किया था कि इधर उधर नंबर मत बांटना, पर तुम्हें फैशन सूझ रहा है। फंसोगी एक दिन। इसमें क्या फंसना है? सब ऑफिस के लोग तो हैं। यह मैंने नहीं कहा। क्या कहूँ? फिर अपनी अक्ल लगानी ही होगी। सेलफोन उन्होंने अपनी गोद में रख लिया है। चाय पीने के लिए मुझे दोबारा कहना पड़ा है। इतनी टेंशन है, ऊपर से उन्होंने अपने भीतर उबलते वाक्यों को दबा लिया होगा। ऊपर से के आगे मैं हो सकती थी। मेरे साथ इस नए फ़ोन का टेंशन हो सकता था। मेरा इतनी दूर से आकर जल्दी से चाय पीने का जो मन था वह मर गया। मैंने चाय मेज के कोने की तरफ रख दी। घर जो दिन भर का बिखरा था उसे सहेजना शुरू कर दिया। बच्चों की यूनिफॉर्म खाट पर से उठाई, उन्हें सूंघा कि कितनी गंदी है, धोना तो नहीं पड़ेगा। फिर तहा कर रख दिया। मोजे उठाकर जूतों में लगा कर रख दिए। मोजे गंदे हो गए थे, सड़ी हुई सी गंध उसमें से निकल रही थी। फिर भी मैंने रख दिया। इसी के साथ यह ख्याल ज़रूर आया, अब वॉशिंग मशीन ले ही लेनी चाहिए। इस ख्याल को फ़िलहाल के लिए स्थगित करके टिफ़िन निकालने के लिए खाट के नीचे पड़े बच्चों के स्कूल बैग उठाए। तुम लोगों ने अपनी टिफ़िन नहीं निकाली? बच्चों ने हमेशा की तरह मेरी इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया है। मैंने भी हमेशा की तरह उनके स्कूल बैग में से टिफ़िन निकाला है। इतने में अचानक एक धुन बजने लगी। मैं बुरी तरह हड़बड़ाई। मोबाइल उनकी गोद में था। मैं उनकी तरफ बढ़ी तो उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे रोक दिया। खुद फ़ोन उठाया। हेलो, मैं एपी बगड़वाल बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं? इतना कहकर उन्होंने मोबाइल अपने पास की मेज़ पर रख दिया। बल्कि उन्होंने मोबाइल अपने पास की मेज़ पर इस तरह रखा जैसे मुझे चैलेंज कर रहे हों। क्यों उठाओ, उठाओ मेरे सामने। मैंने उठाया। वे खड़े रहे कुछ देर। मुझे लगा कि ठीक से हाँ तक नहीं बोल पा रही हूँ। फिर उन्होंने ज़ोर से मेज़ पर कुछ रखा, शायद अखबार या शायद अपना हाथ, शायद अखबार और हाथ दोनों ही। फिर बुदबुदाए, साला रिंगटोन है कि लगता है कान में कोई लाल मिर्च डाल रहा हो। वे खड़े रहे। फ़ोन मैंने रख दिया। कौन था? उन्होंने नहीं पूछा। नौटियाल जी का था, मैंने ही कहा। किस लिए कह रहे थे? यह भी उन्होंने नहीं पूछा। बैंक में प्रमोशन ट्रांसफ़र वगैरह की लिस्ट आनी थी, वही बता रहे थे। यह भी मैंने अपने आप ही कहा। वे मुड़ गए बिना कुछ कहे। बच्चे कमरे से बाहर बरामदे में थे। वे उन्हें बुलाकर पढ़ने के लिए कहने लगे। फिर मैं भी अपने काम में लग गई। फ़ोन वहीं मेज़ पर छूट गया। वे बच्चों की कॉपी किताब देख रहे थे। वे बच्चों से पूछ रहे थे। वे बच्चों को डांट रहे थे। डांटते डांटते अचानक वे बच्चों से कहने लगे, जाहिर है कि तेज़ आवाज़ में कहने लगे, मुझे सुनाते हुए, मम्मी ने आज मोबाइल लिया है, कल कार ले लेगी। फिर तो स्टैंडर्ड इतना हाई हो जाएगा कि ये घर भी छोटा लगने लगेगा। मुझे यह अच्छा नहीं लगा। मन हुआ कि कहूँ कि ये क्या कह रहे हैं बच्चों के सामने, पर मेरे सामने पहुँचने पर वे हंसने लगे। अजीब सी हंसी। मुझे अपनी स्कूटी खरीदने की ज़रूरत के दिन याद आ गए। तब भी ऐसे ही बीता था।
धीरे धीरे नॉर्मल हुए थे। अचानक का परिवर्तन बर्दाश्त करना मुश्किल होता होगा, पर परिवर्तन तो होंगे ही। ज़रूरतें ही ऐसे बदलती जाएंगी, यही सोचकर मैंने उन्हें नहीं छेड़ा। मोबाइल फिर बज उठा है। नौटियाल जी ही होंगे, लिस्ट देखकर बताने को कहा था। मैं सब भूल भाल कर फ़ोन की तरफ दौड़ी। जिस तरह झपट कर मैंने मोबाइल उठाया, कोई सोच भी नहीं सकता था कि अभी कुछ देर पहले के फ़ोन को उठाने में मैं कैसा पसीना पसीना हुई जा रही थी। नौटियाल जी ही थे। सबके प्रमोशन ट्रांसफ़र के बारे में बताने लगे। कहाँ कौन जा रहा है, क्या क्या फेरबदल हुए हैं, कौन लोग इस बार भी टस से मस नहीं हुए। सती जी ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए कुछ उपाय बता रहे हैं। वर्मा जी जाना नहीं चाहते, किसी यार का होगा। मिस्टर बगड़वाल ने कैसी अजीब घिनौनी आवाज़ में कहा है। मैंने सुना है साफ, हालांकि मैं फ़ोन पर नौटियाल जी से बात कर रही हूँ। वे तेज़ी से बाहर निकल गए हैं। रात के इस वक्त नहीं पूछा है उन्होंने कौन किसका क्यों, नहीं बताया है मैंने। नौटियाल जी का प्रमोशन और ट्रांसफ़र कईयों का, प्रमोशन और ट्रांसफ़र मेरा भी। जगह ठीक है, मुझे जाना होगा। तो ये थी कहानी इस जहाँ में हम। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे भी ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।